हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं 25 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण बताना है आपको। तो देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या है? भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या फिर निचोड़ना। तो देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल के लिए बात करी जा रही, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। कह रहा है स्थूल गत्यात्मक कौशल वे बड़ी गतिविधियाँ व क्रियाएं हैं जो सिर्फ अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना और भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वे छोटी गतिविधियाँ व क्रियाएं हैं जो सिर्फ अपनी छोटी मांसपेशियों के जरिए करते हैं। कलाई, पैरों की उंगलियाँ, किसी चीज़ को पकड़ना, उठाना, लिखना, सुई में धागा पिरोना आदि इसके उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है अधिकतर बच्चे पेन पे पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो यहाँ पर देखिए अधोगामी सिद्धांत है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें कह रहा अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। या निकट से दूर केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुँचता है और फिर पहले छोरों का विकास होता है, इसके उपरांत अन्य हिस्सों का विकास प्रायः होता है। इसलिए विकास के प्रथम चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों और सूक्ष्म चालन कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है। जबकि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे अधोमुखी या शीर्षाभिमुख विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो यहाँ पे कह रहा है आस पड़ोस, मुद्रक संचार, विद्यालय, कानून, समाज, नीति या धर्म। या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं हम क्या बताया गया है। देखिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है परिवार या फिर पास पड़ोस। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्राथमिक संस्था के बारे में पूछा था। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, क्योंकि यहीं से बालक सर्वप्रथम सामाजिकरण आरंभ करता है। इसी कारण से परिवार को बालक की सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। दोस्तों, परिवार के साथ बातचीत करना, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाना, काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाना और सार्वजनिक स्थानों पर कैसे व्यवहार करना है या सिखाया जाता है, ये सभी सामाजिकरण के उदाहरण हैं जो किसी व्यक्ति को संस्कृति के भीतर काम करने सक्षम बनाते हैं। जबकि विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार, कानून, धर्म सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूढ़ संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। यह पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है जिसमें बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का विकास प्रयोग करते हैं। इस अवस्था में बच्चे का कौशल पूर्ण वर्णित होता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए हैं। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने के लिए पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। देखिए इसके आगे का कह रहा है फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या यह दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार या फिर काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो ए हो जाएगा, विकेंद्रीकरण में कठिनाई। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि गिलास लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है, क्योंकि यह किसी भी वस्तु के चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है। और प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोच पाता, परंतु 2 वर्ष की आयु तक वह वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचना प्रारंभ कर देता है। जबकि जीन पियाजे
के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित प्राणी का मानना है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, खिलौना में सजीव गुण होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किसको दर्शाता है? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अधिकारता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास। अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा 1958 में प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत के 3 विभिन्न स्तरों या 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्व परंपरागत या नैतिकता, परंपरागत नैतिकता इस पहले चरण है। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अनुभवहीन या सुखवादी सहायक अभिविन्यास दूसरे चरण है। तीसरा चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। अब देखते हैं इसके बाकी के 2 चरण। देखते हैं इसका उत्तर परंपरागत नैतिकता, इसमें क्या हो जाएगा? अधिकारता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इस तरीके से अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण तीसरे उत्तर परंपरागत नैतिकता के चरण 5 अधिकारता एवं समाज क्रम अभिविन्यास को दर्शाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के अधिगम पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? तो ये कह रहा है यहाँ पे उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारा देना, बिना चर्चा के सीधा जवाब देना। तो यहाँ पे जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार जरूरत पड़ने पर संकेत या इशारे देना विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका है। पाठ या मचान एक ऐसी तकनीक को संदर्भित करता है जो कि बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही तरह का समर्थन प्रदान करता है। इसे आधारभूत सहायता के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बच्चों की समस्या के समाधान में थोड़ा सहयोग दिया जाए तो वह दूसरे स्तर के प्राप्त कर जल्दी सीख पाता है। यह स्कैफोल्डिंग पाठ या मचान कहलाता है। अब देखते हैं लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किससे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो सहयोगात्मक अधिगम को इन्होंने बढ़ावा दिया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लेव वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। लेव वाइगोत्स्की ने इसे सहयोगी संवाद के रूप में कहा है। शिक्षार्थी ज्ञान की तलाश, अधिक जानकार, अन्य मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा प्रदान की गई जानकारी को आत्मसात करता है, फिर उस जानकारी का प्रयोग अनेक कार्यों को निर्देशित करने के लिए करता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इनके अनुसार पारस्परिक अधिगम सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने का कार्य करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है एक प्रगतिशाली कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, और केवल व्याख्यान विधि के सीखने में सक्षम करने हैं तो स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में। तो देखिए जहाँ पर वो सक्रिय वाला था वही राइट ऑप्शन, मतलब बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखिए प्रगतिशील कक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विकास करती है। प्रगतिशील शिक्षा के रूप में ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे अधिगम सामग्री और अनुभवों से जुड़कर विद्यार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है तथा बच्चों के ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर करके सीखने पर जोर देता है। अतः कह सकते हैं कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में समझा जाता है। प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है तथा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो हैं वो जॉन डीवी हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण द्वारा परिवर्तन में बहुत कुशल। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती? भाषाई, सांगीतिक, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। तो यहाँ पे स्थानिक बुद्धि की बात हो रही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रजनी द्वारा देखी गई वस्तुओं के मानचित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह स्थानिक बुद्धि दर्शाती है। इस प्रकार की बुद्धि वालों में दृश्य चित्र पैटर्न बनाने का कौशल होता है। उदाहरण आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, पायलट, गोताखोर, नाविक। एनसीईआरटी के द्वारा हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन किया है। भाषाई, तार्किक, संगीतात्मक, शारीरिक, गत संवेदी, स्थानिक, अंतर्व्यक्तिगत, अंतःव्यक्तिगत, प्रकृतिवादी। इस तरीके से 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों पर जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है? भाषा और संबंधित ज्ञान संज्ञान संबंधित नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा ज्ञान को सुसाधित करती है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन में भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में से संज्ञान में देरी आ जाती है। अब सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा संज्ञान की युक्तियाँ सफलतापूर्वक संचालित होती है। भाषा अर्जन में संज्ञानात्मक युक्तियों की विशेष भूमिका होती है। बिना संज्ञानात्मक युक्तियों का उपयोग किए मानव शिशु द्वारा भाषा अर्जन संभव नहीं। अतः अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब है अवसर ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन सुझाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती। भाषा और संज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित भी करती है। लेवागोत्स्की ने जोर देकर कहा है कि संज्ञानात्मक भाषा के विकास का अर्जन प्रमुख गतिविधि है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर कह रहा है एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। गर्भधारण के समय से पूर्व ही निर्धारित एक जन्मजात जैविक गुण है। या फिर कह रहा है डी ऑप्शन सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन तो ए हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन। कह रहा है जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। जेंडर लोगों ने बनाया है। समाज के शुरुआती साल से ही उन्हें आगे के विचारों को बनाते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें बचपन से ही समानता का महत्व समझाया जाए। जेंडर एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है, उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित करता है, जबकि सेक्स या लिंग एक जन्मजात जैविक गुण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध करता है। गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित करता है, वे खोया हुआ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है विभिन्न सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। वे भाषा सीखते हैं, खेलना, विभिन्न संस्कृतियों और अपने साथियों के अधिगम कौशल सीखते हैं। सहपाठी सीखने में सहायक होते हैं। विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में सभी को एक दूसरे से सीखने का सहज अवसर प्राप्त होता है। अतः ऐसे कक्ष में सीखने को शिक्षक को विविध पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए जिससे छात्रों के सीखने में रुचि जागृत हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अधिगम के लिए आकलन मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड, संदर्भित या फिर अध्यापक अभिमुखी? तो यहाँ पर देखिए संदर्भित होना चाहिए, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहे अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को यह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में मदद करेगी। अधिगम के लिए मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। अधिगम 3 प्रकार से होता है: अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद कर लेना बिल्कुल नहीं। किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीके से प्रोत्साहित करना, प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। डी हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक अध्यापिका द्वारा बच्चों को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिन्हें उन्हें नवाचारी समाधान खोजने के लिए जरूरत हो। इस प्रकार से वह बच्चों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। सृजनात्मक चिंतन में अवचारी चिंतन शामिल है। यह किसी पूर्व स्थापित नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। सृजनात्मक चिंतन का मूल्यांकन प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं पर विश्लेषण करके किया जाता है। सृजनात्मक चिंतन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन तथा अवचारी चिंतन भी कहा जाता है। ऐसा चिंतन है जिसमें किसी भी समस्या के विविध या एक से अधिक समाधान प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अच्छे से पूरा वीडियो पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।